हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज हम हड़प्पा सभ्यता और आज हम हड़प्पा सभ्यता की पूरी एकदम अच्छी जानकारी, उसकी पूरी विस्तृत नोट्स आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो देखेंगे कोई भी सभ्यता पढ़ें या कोई भी इतिहास का कोई भी टॉपिक हम पढ़ेंगे तो हम उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम जो हड़प्पा सभ्यता जब शुरू करेंगे तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे, तो उस समय की राजनीति जाना क्या होगी हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद अर्थशास्त्र, है ना, मतलब उसमें धन कैसे कमाते थे लोग, किस तरह से। उसके बाद समाज, लोग समाज रहते कहते थे, उनमें क्या सामाजिक रीतियाँ थी, किस तरह से वो शादी विवाह करते थे। उसके बाद उनकी संस्कृति क्या थी, संस्कृति में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, शादी विवाह और ये जो भी उस टाइम की जो भी सभ्यता है वो चीज़ें। तो इसमें हमने और क्या क्या देखेंगे, जैसे कि मान लो कि नगर नियोजन, लोग उस समय पे कैसे नगरों का निर्माण करते थे, उस समय की चित्रकला क्या थी, लोग क्या क्या चित्र बनाए थे उस टाइम पे। उसके बाद मूर्तियाँ कैसी कैसी थी, तो मूर्ति कला, शिल्प, है ना, और उस टाइम पे धर्म क्या क्या रोल था। तो इस चीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे और इसमें जो विविध है उसके बाद हम आ जाएंगे विविध पे। मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कुछ और भी जानकारी हैं, जैसे कि हम इसमें देखेंगे कालक्रम, मतलब कि कब से कब तक क्या क्या हुआ। उसके बाद उसमें नाम, तो इसे नाम क्या क्या मिला, सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये नाम कैसे कैसे मिला उसे। और प्रारंभिक जानकारी क्या थी, विस्तार किस तरह से इसका हुआ प्रसार। उसके बाद ये उत्पत्ति इसकी कैसे हुई, तो ये देखेंगे। पहले तो हम इसका कालक्रम देखेंगे। तो कालक्रम में क्या है कि जो 3500 से 2600 के आसपास है उसे बोलते हैं प्राक हड़प्पा, मतलब शुरुआती की जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे। उसके बाद 2600 बीसी से 1900 बीसी तक हड़प्पा बोलते हैं, और उसके बाद 1900 बीसी से 1200 बीसी तक इसे बोलते हैं उत्तर हड़प्पा। तो हड़प्पा सभ्यता जो मुख्यतः है वो 3500 बीसी से स्टार्ट होती है, बीसी का मतलब ईसा पूर्व। तो 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक हम हड़प्पा सभ्यता को मानते हैं। और इसका जो कालक्रम है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 1200 से 3500 से 2600 इसे बोलते हैं प्राक हड़प्पा, 2600 से 1900 इसे बोलते हैं हड़प्पा, 1900 से 1200 इसे बोलते हैं उत्तर हड़प्पा। तो इसमें जो सबसे पहले जो भारत है, यहाँ पे जो सबसे पहले जो है मेहरगढ़, यहाँ पे ये मेहरगढ़ था। तो यहाँ से हमें किसके मिले थे, कृषि के साक्ष्य मिले थे। तो इस तरह से हम यहाँ से देखेंगे मेहरगढ़ से हमें क्या क्या मिला, इस तरह से हम इसमें नक्शा बना के आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा ही क्यों रखा गया, इसके पीछे क्या टेक्निकल वो था। तो इसमें देखेंगे तकनीकी रूप से यह उपयुक्त नाम है क्योंकि पुरातत्व विज्ञान में यह परंपरा है कि जहाँ से सबसे पहले प्रमाण मिलें उसी के आधार पर नाम रखा जाता है। तो जहाँ से हमें किसी सभ्यता के प्रमाण सबसे पहले मिलते हैं उसी के नाम रख देते हैं। तो इसका मतलब हड़प्पा स्थल से ही हमें सबसे पहले इस सभ्यता के प्रमाण मिले थे, इसलिए इसका नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन नामक व्यक्ति ने हड़प्पा में उभरे हुए टीलों को नोटिस किया। तो जो टीले थे उसने नोटिस किया, यहाँ पे ये टीले हैं, इनका क्या करें। तो उसने धीरे धीरे टीलों को जब नोटिस किया, कहा यहाँ हो सकता है कोई पूरी हड़प्पा, मतलब कोई सभ्यता है। तो उसके बाद जो हड़प्पा स्थान था वहाँ से ऐसा हुआ था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। और वो आदमी कौन था, वो था चार्ल्स मैसन, 1826। उससे पहले इस सभ्यता के बारे में जानकारी नहीं थी लोगों को। 1826 में पहली बार इसकी जानकारी हुई, टीले मिले, उनकी खुदाई चली, तब जाके ये सभ्यता निकली बाहर। तो ऐसी बहुत सारे भारत में टीले पड़े हुए हैं आज भी, जहाँ पे भी बहुत सारी सभ्यताएं निकल सकती हैं। तो दुनिया में कुछ भी हो सकता है भाई, हमें तो पढ़ना है बस। तो यहाँ पे देखेंगे 1853 में कनिंगन नामक इंजीनियर को कुछ साक्ष्य मिला। उसके बाद सोचो 1826 मैसन ने ये टीले देखे हुए थे, तब से ऐसे चलता रहा। और 1853 में कनिंघम जो इंजीनियर था उसने इसके बारे में कुछ सोचा, साक्ष्य मिले। तो 18 और उसके बाद आ गई 1921। सोचो 1826 पूरी 100 सालें बीत गई लगभग। और 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन की शुरुआत की। 1921 में इसकी शुरुआत हुई है, सोचो। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में उत्खनन की शुरुआत की। उत्पत्ति में हम देखेंगे प्रारंभ में विदेशी उत्पत्ति की धारणा प्रचलित थी, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, है ना, कि लोगों ने इस सभ्यता का विकास किया होगा। लोगों ने ये कहा कि ये जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, इसका विकास जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता ने इन लोगों का विकास किया होगा। हालांकि आधुनिक शोधों में बलूचिस्तान, कालीबंगा इत्यादि क्षेत्रों से
संस्कृति के उद्भव व विकास को महत्व दिया जाता है। लेकिन तो ये है कि शुरुआत में लोगों ने कहा ऐसा नहीं है, भारतीय इतने थोड़े ही पढ़े लिखे होते हैं जो वो इस तरह की सभ्यता बना के कई बार जिए होंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा मेसोपोटामिया के लोग थे, उनसे इन्होंने सीख लिया होगा, ऐसा उन्होंने बताया और वो निकल गए। लेकिन ऐसा नहीं है, शोधों से पता चला बलूचिस्तान है, कालीबंगा है, इन सब क्षेत्रों में पूरी की पूरी संस्कृति थी, बहुत बड़ी संस्कृति थी। हो सकता है इन्होंने मेसोपोटामिया से सीख लिया हो या मेसोपोटामिया ने इनसे सीखा हो, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे नोट, तो नोट में हमने लिखा है कि हड़प्पा के लगभग 2800 स्थलों की जानकारी मिलती है। कितने? 2800 स्थलों की जानकारी मिलती है। अब तक 5% से कम का उत्खनन हुआ है। सोचो 5% का ही उत्खनन हुआ है और 2800 स्थलों केवल इससे कम में मिल गए हैं। तो सोचो कितनी बड़ी सभ्यता हो गई है। साथ ही हड़प्पाई लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सकता है, मतलब कि हड़प्पा की जो लिपि है उसे आज तक किसी ने पढ़ नहीं पाया है, उसके बावजूद लोग ये सब कह रहे हैं। हड़प्पाई लिपि भावचित्रात्मक थी, इसे बुस्टोफेडन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बुस्टोफेडन। तो हड़प्पाई लिपि कैसी है? भावचित्रात्मक है, क्योंकि इसमें भाव के हिसाब से आप जान सकते हो, उसे पढ़ तो सकते नहीं हो इसलिए। भौगोलिक या क्षेत्रीय प्रसार, तो इसका भौगोलिक प्रसार क्या था? तो सबसे पहले तो इसका जो प्रसार है वो अफ़गानिस्तान से हम शुरू करेंगे। तो अफ़गानिस्तान में एक बदखासा जगह है जहाँ पे लाजवर्द मणि के लिए ये प्रसिद्ध है, लाजवर्द मणि के लिए प्रसिद्ध है। बदखसा, ठीक है। एक यहाँ पे मुंडीगढ़ है, मुंडीगढ़। तो ये दो जगह हैं अफ़गानिस्तान में जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, एक तो बदर्स खां और एक मुंडीगढ़। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अफ़गानिस्तान से जानकारी मिलती है? हाँ मिलती है। उसके बाद पाकिस्तान में एक सिंध नदी क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, चन्हूजोड़ो, कुटदीजी और अमरी, ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में जहाँ से हमें ये जानकारी मिलती है। सोहन घाटी पाकिस्तान में वो कौन सी सभ्यता थी? वो थी हमारा पूरा पाषाण काल, वहाँ से हमें पाकिस्तान में सोहन घाटी से जानकारी मिली थी। लेकिन यहाँ हड़प्पा सभ्यता में सोहन घाटी नहीं, यहाँ पे सिंध क्षेत्र याद रखना है, मोहनजोदड़ो, चन्हूजोड़ो और कोटदीजी और अमरी, ये थे पाकिस्तान के क्षेत्र। और पंजाब में हड़प्पा, तो ये भी पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ से हमें हड़प्पा जगह है, वहाँ से ये जानकारी मिली, वहाँ से तो खुदाई चालू हुई थी। उसके बाद भारत में ये कहाँ से मिला? भारत में पूर्वी पंजाब हो गया जहाँ पे रोपड़ है, हरियाणा में राखीगढ़ी, बनावली हो गई, राजस्थान में कहाँ? कालीबंगा, गुजरात में कच्छ और काठियावाड़। कच्छ में है धौलावीरा और सुरकोटना, और काठियावाड़ में लोथल और रंगपुर। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बना लेगा, वो एक तरफ लिख लेगा सभ्यता स्थल और दूसरी तरफ उनकी जगह। तो यहाँ पे वो लिख देगा रोपड़ कहाँ है? पंजाब, राखीगढ़ी हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान और धौलावीरा गुजरात। तो इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, तो यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। उसके बाद महाराष्ट्र में एक दैमाबाद है, तो ये दैमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल भी है, ये भी ध्यान रखना है। कश्मीर में मांदा है और उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। तो इन जगहों से हमें इस सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हम क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, तो ये राखीगढ़ी से लेके मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेरीवाला और धौलावीरा तक है। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इस सभ्यता के बारे में सबसे उत्तरी स्थान कौन से, सबसे पूर्वी स्थान कौन सा, सबसे पश्चिमी स्थान कौन सा, सबसे दक्षिणी स्थान कौन सा है? तो सबसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता में सबसे उत्तरी स्थान जो है वो मांदा है, सबसे दक्षिणी स्थान है वो दैमाबाद है महाराष्ट्र में, और सबसे पूर्वी भारत जो जगह है वो कहाँ? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, और जो पूरब में है वो सुतकांगडोर है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे पूर्वी जगह कौन सी है, सबसे दक्षिणी कौन सी है, सबसे पश्चिमी कौन सी है, सबसे पूर्वी कौन सी है। तो अब हम देखेंगे हड़प्पा कालीन राजनीति, ठीक है। तो राजनीति में क्या क्या था यहाँ पे? तो यहाँ की जो नगर नियोजन थी बहुत ही बेस्ट थी, आज तक ऐसे लोग ज़िंदगी नहीं जी पाए नगर नियोजन में। उसके बाद अन्नागार, इनके पास जो फूड स्टोरेज का जो था जहाँ पे अन्न को इकट्ठा करते थे वो बहुत अच्छा था। उसके बाद माप तौल में एक रूपता थी, इनकी जो नाप तोलने वाले जो बाट थे, इन सब चीज़ों का भी प्रयोग बहुत अच्छा था। विभिन्न शिल्पों में एक रूपता थी, शिल्प भी इनकी एक तरह के थे। आधार पर केंद्रीय प्रशासन था एवं नगर प्रशासन इत्यादि का अनुभव लगाया जा सकता है। यहाँ से साक्ष्यों के आधार पर प्रशासन में व्यापारियों के महत्व का भी अनुमान लगाया जाता है। मतलब कि जिस तरह के हमें साक्ष्य मिले हैं उससे हमें लग रहा है कि प्रशासन में व्यापारी भी थे और उनमें व्यापार भी बहुत ज़्यादा अच्छा था हड़प्पा कालीन में। हड़प्पा कालीन राजनीति,
वो अर्थनीति, राजनीति अभी बाद में है। यहाँ पे पहले देखेंगे हमने हड़प्पा कालीन की जो अर्थनीति है, मतलब लोग किस तरह से पैसा कमाते थे या किस तरह से यहाँ पे व्यापार और वाणिज्य होता था। तो एक तो शिल्प था, है ना, शिल्प में कारीगर वगैरह थे, वो चीज़ें बनाते थे। उसके बाद व्यापार होता था, चीज़ें लोग खरीदे थे, बेचते थे, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद परिवहन के भी साधन थे और सिक्के भी ये लोग, और शहर। तो इस तरह की इससे जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद देखेंगे कि विभिन्न फसलों का ज्ञान था इन्हें, जैसे गेहूँ का कहाँ से मिला, हड़प्पा से, चावल लोथल से, जौ बनावली से। तो ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ कहाँ से मिली। तो यहाँ पे फसलों का भी इन्हें ज्ञान था, गेहूँ, चावल, जौ। गेहूँ कहाँ से मिला था, हड़प्पा से, चावल लोथल से, जौ बनावली से। तो कालीबंगा के प्राकचरण से हल रेखा, मतलब यहाँ से हमें हल भी मिला था, है ना। तो मतलब इस खेती भी बहुत अच्छी करते होंगे। प्राकृतिक सिंचाई थी, धौलावीरा से विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य। तो धौलावीरा से यहाँ से क्वेश्चन बना था यूपीएससी 2022-23 में कि धौलावीरा प्रसिद्ध जल प्रबंधन के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो। तो धौलावीरा उसमें आंसर था, लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि वो क्वेश्चन इतना घुमा घुमा के बनाते हैं, आपको घुमा घुमा के पढ़ना होगा। और पशुपालन, है ना। तो राजस्थान और घोड़े से परिचित थे ये, इसमें संदेह है कि घोड़े से परिचित थे या नहीं, तो इस पर कुछ कह नहीं सकते हैं, संदेह है आज तक। अब शिल्प देखेंगे तो धातु के विभिन्न उपकरण थे, घातक हथियार कम थे उस टाइम पे क्योंकि वो घातक हथियार इतने नहीं थे। और तांबा, सोना, कांसा, चांदी, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन लोहे का साक्ष्य नहीं मिला उस टाइम पे, जो भी उपकरण थे उनमें लोहे के साक्ष्य नहीं थे हड़प्पा सभ्यता में। पक्की ईंटों का निर्माण था, भवन निर्माण में ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, जो कि मानव ने अभी वर्तमान में बहुत कम लोगों ने ये सब कर पाया। और जो ईंटों का अनुपात था वो 4:2:1 था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता में मिली ईंटें थी उनका अनुपात क्या था। तो उनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:2:1 के अनुपात में थी। कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग भवन निर्माण में भी मिला है। तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिला है भवन निर्माण में, और पक्की ईंटों का भी प्रयोग होता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद कपड़ों का भी साक्ष्य है, मोहनजोदड़ो से मिला है कपड़ों का भी साक्ष्य। उसके बाद हाथी दांत के साक्ष्य लोथल, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मन का, मतलब ये बीड्स बनाते थे मन के, जो कि हार वगैरह में प्रयोग करते थे। ये अधिकांशतः मन का सेल खड़ी नामक पत्थर का बना होता था। किसका बनता था, सेल खड़ी, ये इंपॉर्टेंट है। सेल खड़ी याद रखना कि मनका का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में लोग किसका करते थे, किस पत्थर का करते थे, तो वो था सेल खड़ी। उद्देश्य संभवतः आभूषण एवं पशुओं के पहचान के लिए बनाया जाता होगा ये मनका या वीड्स। लोथल एवं चन्हूदड़ो मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र था। एक तो लोथल और चन्हूदड़ो, ये किसके थे, मनका निर्माण का प्रमुख केंद्र थे लोथल और चन्हूदड़ो। तो ये ध्यान रखना है कौन सी चीज़ किसके लिए थी, यही क्वेश्चन बनाते हैं पेपर में। उसके बाद ये सील मोहरों का भी प्रयोग करते थे। अधिकांशतः सेल खड़ी के पत्थर के बने हुए थे, तो ये भी मनके भी सेल खड़ी के पत्थर और मोहरें भी। सर्वाधिक साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है, यह हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद मोहरों से लिपि, पशु पक्षी, धर्म, अन्य पशुओं की जानकारी मिलती थी। मोहर पर ये कोई लिपि बना देते थे, कुछ लिख देते थे, या फिर पशु पक्षी की फोटो बना देते थे, या धर्म के बारे में कुछ जानकारी मिल जाती है मोहरों से ही। उसके बाद बर्तन, बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। लाल एवं काले रंग का प्रयोग समकालीन संस्कृति को जानने का भी ये महत्वपूर्ण स्रोत है, बर्तनों पर चित्रों के माध्यम से। लोथल से चालाक लोमड़ी का भी चित्र मिला है, लोथल से चालाक लोमड़ी सा चित्र। उसके बाद मूर्ति कला देखेंगे। मूर्ति कला में इन्होंने बहुत सारी मूर्तियां भी बनाई हैं, जैसे स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ शिशु, इस तरह की कई फोटो थी उस टाइम पे। उसके बाद व्यापार में देखेंगे, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के भी साक्ष्य हैं। मेसोपोटामिया व फारस की खाड़ी से जो व्यापार था उसके भी प्रमाण हैं कि ये लोग मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी से व्यापार भी करते होंगे। उसके बाद परिवहन में ये स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे, ऐसा साक्ष्य मिला है। तो लोथल से मिट्टी के नाव व बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। लोथल से मिट्टी के नाव, मतलब कि नाव का प्रयोग करते थे। दैमाबाद में कांसे के रथ का भी साक्ष्य है, इसका मतलब ये रथ का भी प्रयोग करते थे। सिक्कों का साक्ष्य नहीं, सिक्के का साक्ष्य नहीं है हड़प्पा सभ्यता में, तो ये चीज़ है, सिक्के उस टाइम पे नहीं लोग बनाना जानते थे। शहर हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम शहरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब शहरीकरण उस टाइम पे था, सोचो 3500 साल पहले की बात है। अब हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन समाज। तो समाज किस तरह था, उसमें विभिन्न वर्ग थे, वर्ण या जातियाँ,
ठीक ही नहीं। विभाजन किस तरह से किया गया, महिलाओं की स्थिति क्या थी, खान पान क्या है, समाज में हम क्या क्या पढ़ेंगे, खान पान कैसा था, मनोरंजन का साधन, पहनावा, शिक्षा, अन्य चीज़ें देखेंगे, राजनीति विविध, और इसमें अर्थ ये हम देख ही चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे हड़प्पाई समाज। तो हड़प्पा कालीन जो समाज था उसमें क्या था, समाज में विभिन्न वर्गों की उपस्थिति के साथ, जैसे शासक थे, हाँ थे, व्यापारी थे, कारीगर थे, श्रमिक थे इत्यादि, ये सब होता है समाज में। क्या क्या है, शासक कैसे, व्यापारी, कारीगर, श्रमिक, ये सब चीज़ें हैं। सामाजिक विभाजन के भी संकेत मिलते हैं, जैसे मकानों की बनावट के आधार पर शासक, शासित, श्रमिक वर्ग अनुमान लगाया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या था, शासक थे, उनके मकान थोड़े ऊंचे टीले थे, शासित के थोड़े नीचे थे, श्रमिक वर्ग के थोड़े अलग थे। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि सामाजिक विभाजन भी था उस टाइम पे। उसके बाद प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर समाज में महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति तथा सौंदर्य एवं आभूषण के प्रति लगाव की संभावना भी व्यक्त की गई। मतलब उस टाइम पे जो समाज में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा सम्मानजनक थी और सौंदर्य एवं आभूषण के प्रति भी लगाव था। तो ये चीज़ें हमें इससे मिलती हैं जानकारी। खान पान में शाकाहारी एवं मांसाहारी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रचलन था। मिट्टी की मूर्तियाँ थीं, विशेषकर खिलौना एवं हाथ से संबंधित मूर्तिकाएँ, ढोल एवं बीड़ा के साथ नृत्य व प्रचलन इत्यादि। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। खान पान के मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का प्रयोग करते थे। अब क्वेश्चन ये बना दे यहाँ से कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में केवल लोग शाकाहारी थे, तो कथन गलत हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों का प्रयोग होता था भाई साहब। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ पे क्या, वैज्ञानिक साक्ष्यों में विभिन्न प्रजाति की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है, जैसे भूमध्य सागरी, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अंतिम संस्कार से भी विविधता दिखाई देती है। तो ये सारी चीज़ें थीं यहाँ पे। और इसमें है पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान, दाह संस्कार। ये विविधता भारतीय समाज में व्याप्त विविधता में एकता से विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व जैसे तत्वों को रेखांकित करती है। मतलब इस तरह की चीज़ें भी थीं। इसमें एक नोट वाली बात हम लिखेंगे कि लोथल से युगल एवं युग्म दोनों समाधान का साक्ष्य मिलता है। लोथल से हमें कैसे मिलते हैं, युगल में समाधान मिलते हैं। और वो पुरापाषाण काल में जो महदा था, है ना, वैसे ही यहाँ पे है सेम। ठीक है, यहाँ पे कहाँ पे, लोथल में वो था महदा, वो था सराय नहर राय, ठीक है, दमदमा, ये चीज़ें थी वहाँ पे। तो हड़प्पा से ताबूत का साक्ष्य मिला है। ताबूत इसमें सबको बंद करके रखा जाता था, ये भी हड़प्पा से मिला है। उसके बाद साक्ष्यों से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं शांति व प्रेम की भावना जैसे विचार समग्रता महत्वपूर्ण रहे होंगे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिपि का ज्ञान था इन लोगों को, नहीं, लिपि का ज्ञान भी था, लिखना भी जानते थे। उन्नत शिल्प थी, नियोजित नहर थे, वो नियोजित शहर होगा यहाँ पे, नियोजित शहर इत्यादि समाज में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रचलन का संकेत देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देखें संस्कृति कला। तो संस्कृति में क्या क्या था, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत, नृत्य, शिल्प। और स्थापत्य में क्या, भवन है, स्तूप हो गए, मंदिर हो गए, स्तंभ हो गए, गुफाएं हो गई, नियोजन हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं स्थापत्य कला में। संस्कृति में मूर्ति कला हो गई, चित्रकला हो गई, संगीत हो गए, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अब देखेंगे इनका नगर नियोजन कैसा था। इनका नगर नियोजन बहुत ही बेस्ट था। हड़प्पाई नगर नियोजन हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो यही थी कि इनका नगर नियोजन बहुत अच्छा था। ये आज भी चर्चा एवं आकर्षक का विषय बना है। आज हम इससे सीख भी सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। हड़प्पाई शहर प्राय दो भागों में विभाजित था, पश्चिमी एवं पूर्वी भाग। तो एक तो पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग था। धौलावीरा तीन भागों में विभाजित, लोथल बनावली का विभाजन नहीं था। लोथल और बनावली का विभाजन नहीं दिखाई दिया, लेकिन धौलावीरा का विभाजन तीन भागों में दिखाई दिया। उसके बाद पश्चिमी भाग अपेक्षाकृत ऊंचाई पर स्थित था। पश्चिमी भाग था वो थोड़ा ऊंचे पे था। इस भाग से विशाल या बड़े बड़े भवनों की जानकारी मिलती है, जैसे मोहनजोदड़ो से सार्वजनिक स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन इत्यादि। मतलब तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं जो पश्चिमी भाग था, जो अधिक ऊंचाई पर था, यहाँ पे शासक वर्ग रहा होगा। शहर के पूर्वी भाग का क्षेत्रफल एवं आबादी पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक थी। मतलब यहाँ पे जो शासित वर्ग था वो रहा होगा। तो पूर्वी भाग में श्रृंखलाबद्ध नियोजित मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं, जैसे पक्की ईंटों के प्रयोग था इनमें,
दरवाज़ों का गलियों की तरफ खुलना था, दरवाजे थे वो गलियों की तरफ खुलते थे। अलंकरण का अभाव था, प्रत्येक घर में नालियों की व्यवस्था इत्यादि। यह नियोजन किसी नगर प्रशासन के बिना संभव नहीं होगा, मतलब यहाँ पे नगर प्रशासन ही था। उसके बाद शहर चेसबोर्ड पैटर्न पर विभाजित थी। शहर जो था वो चेसबोर्ड पैटर्न पर थी, मतलब कि चौकोर में। विभाजन पर सड़कों की अहम भूमिका थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इस प्रकार नियोजन सौंदर्य के साथ साथ कानून व्यवस्था तथा प्रशासन एवं आम लोगों के मध्य संवाद के दृष्टिकोण से भी उपयोगी रहा होगा। नगर नियोजन की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता थी इसकी जल निकासी व्यवस्था। समकालीन सभ्यताओं की तुलना में हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ मानी गई। मतलब यहाँ पे जल निकासी की बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी और प्रत्येक घरों में नालियों का साच, नालियों के मुख्य नाले से जोड़ने का प्रमाण, नालियों को ढककर रखना, साफ सफाई के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ साथ नगर प्रशासन की उपस्थिति का भी संकेत देती है। तो भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया और ईंटों का अनुपात आधुनिक ईंटों जैसा है, 4:2:1 इस तरह का। इसके साथ ही हड़प्पाई शहर की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे शहरों का नदियों के तटों पर अवस्थित होना। उसके बाद परिपक्व चरण में प्रचलित तकनीकों में 18 तथा 1900 BC के आसपास विभिन्न कारणों से शहरों का पतन हो गया और हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गई। में कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय आयोजन एवं संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। मूर्ति कला कैसी थी? निर्माण सामग्री, मूर्तियां मतलब किस किस की बनाई जाती थी? पत्थर से बनाई जाती थी, धातु की बनाई जाती हैं और मिट्टी की बनाई जाती थी। तो इसमें विषय क्या थे? धार्मिक और धर्मेतर, मतलब धार्मिक विषयों के आधार पर भी मूर्तियां बनाएंगी और बिना धर्म के आधार पर भी बनाएंगी। इनकी अवधि क्या थी? किस तकनीक का प्रयोग करते थे? तो ये लॉस्ट वैक्स मेथड का प्रयोग करते थे इस मूर्तियां बनाने में। उसके बाद विशेषता क्या थी इनकी? तो हड़प्पाई शहरों में पत्थर, धातु एवं मिट्टी से निर्मित बड़ी संख्या में मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब पत्थर से भी, धातु से भी और मिट्टी से भी मूर्तियां बनाई गई हैं। पत्थरों की अधिकांशतः मूर्तियां मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। पत्थरों से बनी हुई मूर्तियां जो है अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। समकालीन सभ्यता की तुलना में इसकी संख्या कम है, मतलब समकालीन जो सभ्यता थी उसकी तुलना में इसमें मूर्तियां कम हैं। एग्जाम्पल्स, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक व्यक्ति की मूर्ति। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक व्यक्ति की मूर्ति है जिसमें दाढ़ी युक्त है, उसकी दाढ़ी भी है और मूछें नहीं है। तिब्बतिया पैटर्न की चादर यथार्थवादी है। तो इस तरह से हम अंदाज लगा सकते हैं कि इसमें दोनों तरह की चीज़ें पाई गई हैं। धातुओं की मूर्ति की अपेक्षाकृत कम साक्ष्य मिलते हैं। धातुओं की मूर्ति जो है वो अपेक्षाकृत कम मिलते हैं लेकिन कम मिलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति, मतलब कांसे का भी प्रयोग होता था। पत्थर एवं धातुओं की मूर्तियों में सौंदर्य, अलंकरण एवं शारीरिक अनुपात का विशेष ध्यान रखा गया था। मूर्तियों को यथार्थवादी रूप से प्रस्तुत किया गया और इसके गैर धार्मिक होने का अनुमान भी व्यक्त किया गया। कांसे की मूर्ति के निर्माण में द्रव मोम विधि का प्रयोग किया गया। तो द्रव मोम में क्या होता है? इसमें मोम को पिघला के और कांसे की मूर्ति बनाई जाती थी। पत्थर एवं धातु की मूर्तियां अपेक्षाकृत महंगी होती हैं, अतः संभव है कि यह समाज के उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व करती होंगी। मतलब समाज के जो उच्च वर्ग के लोग थे वो कांसे एवं महंगी धातुओं का प्रयोग करते होंगे। पत्थर एवं धातु की तुलना में मिट्टी की मूर्तियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं, क्योंकि ये हर कोई बना सकता है। ये मूर्तियां पशु, पक्षी एवं मानव से संबंधित हैं। मनुष्य की तुलना में महिलाओं की मूर्तियां अधिक मिली हैं, मतलब महिलाओं की मूर्तियां ज़्यादा मिली तथा पशुओं, कुबड़ वाले बैल की मूर्ति सर्वाधिक मिली। संभवतः ये आम जीवन के धार्मिक विश्वास को अभिव्यक्त करती होगी। इसके अतिरिक्त तो बड़ी संख्या में खिलौने, मनोरंजन से संबंधित वस्तुएं, दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुएं इत्यादि भी प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियों में प्रथम श्रेणी की तरह सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन यह मूर्तियां आम जनजीवन की सोच को अभिव्यक्त करती हैं। आज भी धार्मिक एवं गैर धार्मिक कारणों से मिट्टी की मूर्तियां तथा वस्तुओं का समाज में व्यापक प्रचलन है। हड़प्पाई चित्रकला। पाषाण काल के पश्चात हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। चित्रकला के अधिकांशतः साक्ष्य बर्तनों से प्राप्त होते हैं। चित्रों के प्रमुख विषय हैं वनस्पति, पशु पक्षी एवं मानव।
वनस्पति में पीपल, नीम व अन्य पेड़ पौधों के चित्र, पशु पक्षियों में लोथल से चालाक लोमड़ी का चित्र तथा मानव चित्र में हड़प्पा से प्राप्त एक मछुआरे का चित्र प्रमुख है। चित्रों का विषय प्रकृति के साथ साथ आम जीवन से संबंधित है। चित्रण में अधिकांशतः लाल एवं काले रंग का प्रयोग किया गया है। बर्तन पर चित्रों की परंपरा आगे भी जारी रही है। संभवतः इन चित्रों का व्यावसायिक महत्व रहा होगा। मेंस के क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में कला के विभिन्न पक्षों का वर्णन करें। तो इसमें सारे पक्ष लिखने हैं। हड़प्पाई स्थापत्य एवं चित्रकला पर टिप्पणी करें और हड़प्पाई कला पर उपयोगितावादी प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है। हड़प्पाई धर्म, तो हड़प्पा काल में कौन सा धर्म था वो देखेंगे यहाँ से। तो जिसके प्रारंभ का निर्धारण नहीं कर पाते हैं उसे हम बोलते हैं। इसके 4 भेद हैं। तो इसमें जो पहला था वो सनातन धर्म, वैदिक धर्म, ब्राह्मण धर्म और हिंदू धर्म, ये 4 भेद थे। तो इसमें कौन सा था, तो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर धार्मिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित धारणा व्यक्त की गई। तो इसमें सबसे पहले था शिव सादृश देवता की आराधना, मतलब जो शिव के तरह का एक देवता था उसकी ये लोग पूजा करते थे। हड़प्पाई स्थलों से बड़ी संख्या में लिंग एवं योनि के साक्ष्य तथा कुबड़ वाले बैल का प्रमाण इस तर्क को सशक्त बनाता है कि ये शिव की पूजा करते होंगे। एग्जाम्पल, मोहनजोदड़ो के एक मोहर एवं पशुओं से घिरे हुए योगी की मुद्रा में देवता की आकृति की पहचान शिव के रूप से की जाती है, मतलब ये शिव की पूजा करते होंगे ऐसा माना जाता है। साक्ष्यों से देवी पूजा के भी साक्ष्य, जैसे मिट्टी की मातृ देवी की बड़ी संख्या में उपलब्धता। हड़प्पा के एक मोहर से देवी की गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है। इससे हमें लगता है कि देवी की भी पूजा करते थे। उसके बाद प्रकृति की पूजा, प्रकृति के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे विभिन्न मोहरों पर पीपल के पेड़ का चित्रण किया गया, सार्वजनिक स्नानागार, पशुओं का धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्व इत्यादि। तो ये पशुओं के भी पूजा करते थे। उसके बाद कालीबंगा, लोथल, बनावली इत्यादि स्थलों से अग्नि पूजा के साक्ष्य तथा कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर बलि प्रथा के प्रचलन का अनुमान भी लगाया जाता है कि ये बलि भी देते थे उस टाइम पे। विभिन्न प्रकार के मनके, तावीज इत्यादि के साक्ष्य तथा मृतकों के साथ वस्तुओं को दफनाने की प्रथा, समाज में अंधविश्वास, पुनर्जन्म इत्यादि के प्रचलन का भी साक्ष्य है। और इसमें मूर्तियों के साक्ष्य तो मिलते हैं, लेकिन समाज में मूर्ति पूजा थी या नहीं यह कहना मुश्किल है। मंदिर, पुरोहित तथा पूजा पद्धति के संदर्भ में दावे से कुछ भी बताना मुश्किल है। हालांकि हड़प्पाई सभ्यता में धार्मिक जीवन में संबंधित कई विशेषताएं थीं, जैसे देवी पूजा, प्रकृति पूजा, शिव की आराधना, बलि, अग्नि, दाह संस्कार इत्यादि प्रवृत्ति कालों से भी दिखाई पड़ती है। इस सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया वो हम देखेंगे। शहरों का पतन हुआ, ना कि संस्कृति का। शहरों का पतन हो गया, अचानक पतन के स्थान पर क्रमशः पतन एवं संस्कृति की निरंतरता पर बल दिया जाता है। मतलब ये संस्कृति कैसे पतित हो गई, इतनी बड़ी संस्कृति थी हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें अचानक पतन आया, 2 इसके वो हैं, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया, या फिर आर्यों के आक्रमण के कारण ऐसा हुआ, और एक मानवत फेयर सर्विस पर्यावरण असंतुलन के कारण, या फिर पर्यावरण में ऐसा असंतुलन आया कि लोग नहीं रहे और ये सभ्यता समाप्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ, भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई हैं। टिप्पणी कीजिए। मेंस का क्वेश्चन है, एक और मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत की मध्य पाषाण शिला कला न केवल उस काल से सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्यपूर्ण बोध को भी प्रतिनिधित्व करती है। इस कथन को समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो इस तरह से हमने हड़प्पा सभ्यता पूरा कंप्लीट सेशन देखा। थैंक्स फ्रेंड्स।